हमने नॉर्मन के बंगले से निकलने का फैसला कर लिया था। इससे पहले कि मैं अपने फैसले पर अमल दरामद करता, नॉर्मन तेज तेज कदमों से आता दिखाई दिया। फिर वो नजदीक आकर बोला, कहिए मिस्टर खान, कोई कुत्ता आपको पसंद आया? मैंने कहा हाँ, ये ब्लड हाउंड बेहतरीन है जो अभी सिर्फ 3 हफ्ते का है। वो बोला, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, मेरा एक दोस्त आने वाला है, एक बेहतरीन कुत्ता उसके पास भी है। मेरा जब्त जवाब देता जा रहा था। मैंने कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं दरवाजे की तरफ यूं बढ़ा जैसे मुझे उसके बंद होने का इल्म ही ना हो। मैंने दरवाजा धकेलने की कोशिश की, फिर लहजा बदल कर कहा, ये क्या हरकत है? दरवाजा खोलो, क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं किस हैसियत का आदमी हूँ? नॉर्मन हंस कर बोला, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त का इंतजार करने को तैयार हूँ, मुझे फोन करने दो। वो बोला, मैंने कहा ना कि उसके आने तक आपको वहीं रहना होगा। मैंने अचानक रिवॉल्वर निकालकर सैमी की कनपट्टी पर रख दिया और गुर्रा कर कहा, अगर तुमने फौरन दरवाजा न खोला तो मैं तुम्हारी इस हसीन हाउसमेड की खोपड़ी उड़ा दूंगा। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रो देने वाले अंदाज में कहा, इस मामले में मेरा क्या कसूर है? फिर वो नॉर्मन से बोली, ये सब क्या है सर? आपने तो पहले कभी किसी क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं किया। नॉर्मन भी गुर्रा कर बोला, सैमी को छोड़ दो, वैसे भी ये मेरे लिए उतनी अहम नहीं है। वो खबीस वाकई ठीक कह रहा था। सैमी महज उसकी मुलाजमा थी। नॉर्मन को उससे भला क्या हमदर्दी हो सकती थी? फिर मुझे ख्याल आया कि मैं उस वक्त नॉर्मन के ट्रेंड कुत्तों में घिरा हुआ हूँ। उसने कुत्तों को हल्का सा इशारा भी कर दिया तो वो सब लम्हों में सभी के चीथड़े उड़ा देंगे। इसका एहसास नॉर्मन को भी होगा। वो शायद मुझे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था, वरना वहां से निकलते ही कुत्तों को इशारा कर देता। नॉर्मन ने दुरुस्त लहजे में कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि सैमी को छोड़ दो, वरना मेरे मामूली से एक इशारे पर कुत्ते तुम्हें भंपोड़ डालेंगे। मैंने कहा, तो फिर अपने कुत्तों को इशारा कर ही दो। अपने साथ मैं कम से कम तुम्हारे 8-10 कुत्ते तो लेकर ही मरूंगा। मेरा सेक्रेटरी भी गैर मुसल्ला नहीं है। नॉर्मन घबरा कर बोला, तुम मेरे किसी कुत्ते को मामूली सा नुकसान भी नहीं पहुंचाओगे। मेरा एक एक कुत्ता लाखों का है। मैंने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूं कि गेट खोल दो। नॉर्मन के चेहरे पर तजब्जुब के आसार नजर आए। मैं समझ गया कि मेरी धमकी काम कर गई है। उसे अपनी सेक्रेटरी की उतनी फिक्र नहीं थी जितनी अपने कुत्तों की थी। अचानक मेरी नजर उस ब्लड हाउंड पर पड़ी जिसकी तारीफ में नॉर्मन कुछ देर पहले जमीन आसमान के कलाबे मिला रहा था। मैंने सैमी को धकेल कर उस पिल्ले को दबोच लिया और नॉर्मन से कहा, गेट खोलते हो या मैं इस कीमती ब्लड हाउंड की गर्दन मरोड़ दूं। मेरी इस हरकत पर कुछ दूसरे कुत्ते मुश्तइल हो गए और अब खौफनाक अंदाज में गुर्रा रहे थे। नॉर्मन बौखला कर बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं गेट खोल रहा हूँ। फिर उसने गुर्राने वाले कुत्तों को डांटा और जल्दी से गेट खोल दिया। हम तीनों झपट कर बाहर निकले। तैमूर ने फौरन ही गेट दोबारा बंद कर दिया। ब्लड हाउंड कुत्ता अब भी मेरे हाथों में दबा हुआ था और गली के किसी आवारा कुत्ते की तरह च्याऊं च्याऊं कर रहा था। तैमूर ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी नाल नॉर्मन की गुद्दी से लगा दी और सफाक लहजे में बोला, अंदर चलो, मगर वहां कोई कुत्ता नजर ना आए, वरना कुत्ते की मौत मरोगे। नॉर्मन बोझल कदमों से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। मैंने आहिस्ता से ब्लड हाउंड को जमीन पर रखा। वो यूं घबरा कर वहां से भागा जैसे मैं उसे फिर पकड़ लूंगा। फिर फौरन ही कुत्ते के भागने की वजह भी मेरी समझ में आ गई। इस चक्कर में मुझे पसीना आ गया था। यूं भी मौसम इतना सर्द नहीं था कि 3-पीस सूट पहना जाए। कुत्ता मेरे पसीने की बू से ही खौफजदा होकर भागा था। हम आगे पीछे ड्राइंग रूम में पहुंचे तो नॉर्मन एक सोफे पर यूं ढेर हो गया जैसे मीलों का सफर पैदल तय करके आया हो। मैंने पूछा, हाँ अब बताओ ये क्या चक्कर है? तुम डॉग हाउस की आड़ में क्या काम कर रहे हो? नॉर्मन ने थके थके लहजे में कहा, एक जमाना जानता है कि मैं सिर्फ यही बिजनेस करता हूँ। मैंने यहाँ के आला सरकारी अफसरों से लेकर मिनिस्टर्स तक को कुत्ते फराहम किए हैं। पुलिस के आईजी से लेकर गवर्नर तक सबसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। वो सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक शरीफ शहरी हूँ। मैंने तंजिया लहजे में कहा, बस कभी कभी अपने किसी क्लाइंट को कुत्तों के दरमियान बंद कर देता हूँ। नॉर्मन ने कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मसला इतना खतरनाक हो जाएगा। अचानक सैमी जहरीले लहजे में बोली, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम कितने मासूम हो। नॉर्मन ने दुरुस्त लहजे में कहा, तुम अपना लहजा दुरुस्त करो, तुम मेरी मुलाजिमा हो, बॉस नहीं। सैमी तड़क कर बोली, मैं तुम्हारी मुलाजिम थी मगर अब नहीं हूँ। मैंने उसी वक्त तुम्हारी मुलाजमत पर लानत भेज दी थी जब तुमने कुत्ते के एक पिल्ले को मुझ पर तरजीह दी। यानी एक इंसान के मुकाबले में कुत्ता तुम्हारे लिए ज्यादा अहम है। नॉर्मन ने इतनी फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला कि मैं भी हैरान रह गया, मगर उतनी ही फुर्ती से मैंने उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई पर घूम कर राउंड किक मारी। रिवॉल्वर उसके हाथों से निकल कर दूर जा गिरा। तैमूर ने अचानक पीछे से उसकी गर्दन दबोच ली और सफाक लहजे में कहा, मुझे सफेद फामों की गर्दनें तोड़ने में बहुत मजा आता है। अपनी गर्दन बचाना चाहते हो तो अब हरकत मत करना और हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देना। मैंने कहा, इससे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तो उस शख्स की फिक्र करो जो यहाँ आने वाला है। तैमूर ने पूछा,
बाद में क्यों, मैं अभी इसकी गर्दन क्यों ना तोड़ दूं, उसके बाद हम इसके दोस्त से भी निपट लेंगे। मैंने सर्द लहजे में कहा, बताओ तुमने किसे फोन किया था और क्यों? सैमी ने कहा, मैं बताती हूँ, मेरा ताल्लुक एक खुफिया एजेंसी से है। ये हरामजादा बहुत दिनों से हमारी लिस्ट पर था। मेरे महकमे को शुबा था कि ये डॉग हाउस की आड़ में कोई और ही खेल खेल रहा है। महकमे वालों ने इसकी सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए मेरा इंतखाब किया, क्योंकि बुड्ढा खासा रंगीन मिजाज वाक़ हुआ है। नॉर्मन गुर्रा कर बोला, यू बास्टर्ड, तुम किस एजेंसी से ताल्लुक रखती हो? सैमी हंस कर बोली, यस मिस्टर नॉर्मन, और इन 3 महीनों में तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत इकट्ठे कर चुकी हूँ कि अगर आज का वाक़या ना होता तो 2-1 दिन में मेरा महकमा खुद ही तुम्हें हिरासत में ले लेता। नॉर्मन तहकीर आमेज अंदाज में बोला, शट अप, मैं अमरीकी शहरी हूँ, मुझे खराश भी आई तो मेरा सिफारत खाना आसमान सर पर उठा लेगा। तुम लोग हमारे ही टुकड़ों पर पलते हो और मुझी को आंखें दिखा रहे हो। मैंने कहा, तैमूर, इसके जिस्म पर जरा एक खराश डाल दो, मैं भी तो देखूं कि इसका सिफारत खाना आसमान सर पर कैसे उठाता है। तैमूर ने झुककर पिंडली पर बंधा हुआ बारीक धार का खंजर निकाला। उसके शाने से लेकर कलाई तक खंजर की नोक से एक लंबी लकीर खींच दी। नॉर्मन बिलबिला कर रह गया। उसने सैमी का लिहाज किए बगैर तैमूर को ऐसी गलीज गालियां दी कि मुझे भी पसीना आ गया। तैमूर ने दूसरी गहरी लकीर उसकी रान पर खींची, फिर गुर्रा कर बोला, अब तूने गलत बात की तो तेरे पूरे जिस्म पर लकीरें खींच दूंगा। नॉर्मन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर सख्ती से होंठ भींच लिए। मैंने सैमी को मुखातिब किया, कहा, हाँ तुम क्या बता रही थी? वो बोली, मैंने मालूम कर लिया है कि ये डॉग हाउस की आड़ में हमारे मुल्क के राज अमेरिका, भारत और इसराइल को भेज रहा है। अभी हाल ही में 2 एजेंट खास तौर पर आपको कत्ल करने के लिए यहाँ भेजे गए हैं। तैमूर ने कहा, 2 नहीं बल्कि 3। सैमी ने कहा, तीसरा तो भारतीय है, उसे मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। इब्तिदाई 2 हफ्ते तो मैंने 24 घंटे यहाँ कयाम किया है, फिर इसकी रंगीन मिजाजी से तंग आकर मैंने रात को यहाँ कयाम करना छोड़ दिया। रात के वक्त महकमे का आदमी इसके बंगले की निगरानी करता है। मैंने कहा, तुम उन 2 आदमियों की बात कर रही थी जो मुझे कत्ल करने के मिशन पर यहाँ आए हैं। उसने कहा, वो दोनों 2-3 दिन तो यहीं ठहरे थे, फिर यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो गए। वैसे वो अक्सर यहाँ आते रहते हैं। इस वक्त भी शायद इसने उन्हीं में से किसी को बुलाया है। मैंने पूछा, इसे मुझ पर शुबा कैसे हुआ? वो बोली, शुबा नहीं बल्कि इसे यकीन था, ये आपको अच्छी तरह पहचानता है। इसने एंथनी और जेरल्ड को आपकी तस्वीरें फराहम की हैं। आपके कद और वजन से लेकर आदात तक रिकॉर्ड हैं, हत्ता कि आपके उन खास आदमियों के हुलिये भी मौजूद हैं जो हमेशा आपके साथ होते हैं। फिर वो अचानक बोली, हाँ पिछले दिनों एंथनी आपकी साथी ग्लोरिया के बारे में भी बात कर रहा था। मैंने बेताबी से पूछा, क्या बात कर रहा था? वो बोली, कह रहा था कि कामरान तो वहां से गायब हो गया था मगर ग्लोरिया वहीं थी। आपके गायब होने पर ये लोग इतने मुश्तिल हुए थे कि उस हवेली को बम से उड़ाना चाहते थे जहां ग्लोरिया मौजूद थी। ग्लोरिया इसीलिए ऐलानिया तौर पर वहां से निकली थी कि हवेली के मकीन महफूज रह सकें। उनके आदमियों ने कराची तक उसका पीछा किया था। वो जिस गाड़ी में सफर कर रही थी उसे नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक बंगले में छोड़कर वहां से गायब हो गई। अब ये लोग हाथ मल रहे हैं कि कामरान और ग्लोरिया को उस गोट से जिंदा निकलने ही क्यों दिया। अचानक नॉर्मन वहशतज़दा से अंदाज में हंसने लगा। बोला, तुम लोगों को शायद मालूम नहीं कि अब ग्लोरिया हमारे कब्जे में है। तैमूर ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा, वाकई? चलो अब मालूम हो गया, अब ये भी बता दो कि वो है कहाँ। मैंने कहा, इसे बांध कर कुत्तों के जंगले में फेंक दो। हमें फौरी तौर पर उस मेहमान से निपटना है जिसे नॉर्मन ने यहाँ मदऊ किया है। सैमी बोली, आप बेफिक्र रहें, वो कॉल बेल बचाए बगैर बंगले में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। उनमें से एक कुत्तों का ट्रेनर है, शायद इसी वजह से वो कुत्तों से कुछ ज्यादा ही डरता है। उसी वक्त कॉल बेल की करख्त आवाज गूंजी। मैंने तैमूर से कहा, कुत्तों के इस बाप को नॉकआउट करके अंदर कहीं डाल दो। इससे पहले कि नॉर्मन कुछ कहता, तैमूर ने रिवॉल्वर का बट उसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। दूसरे ही लम्हे नॉर्मन सोफे पर ढेर हो गया। मैंने सैमी से कहा, तुम जाकर गेट खोलो। नॉर्मन खासा वजनी आदमी था। तैमूर उसे किसी मुर्दा कुत्ते की तरह घसीटता हुआ वहां से ले गया। मैंने जल्दी से अपनी टाई खोलकर तैमूर की तरफ फेंक दी। कहा, इसके हाथ पांव बांधने के लिए अपनी और मेरी टाई इस्तेमाल करना। फौरी तौर पर रस्सी ढूंढने में देर लगेगी। फिर बरकी सूरत से अपने कोट की तमाम चीजें निकाल कर उसे भी उतार फेंका। कोट की वजह से मैं खुद को कुछ बंधा बंधा महसूस कर रहा था। उसे उतारते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ पांव खोल दिया। वैसे भी गर्म मौसम की वजह से कोट में मुझे गर्मी लग रही थी। ये सारी कार्रवाई बमुश्किल 1.5 मिनट में मुकम्मल हो गई थी। मैंने रिवॉल्वर निकाला और आने वाले के इस्तकबाल को तैयार हो गया। पहले मेरा इरादा तैमूर को बाहर भेजने का था, मगर वहां इंतहाई खौफनाक किस्म के कुत्ते थे, इसलिए मैंने तैमूर को उस कमरे में पोजीशन संभालने को कहा जिसमें वो नॉर्मन को ले गया था। मैं ड्राइंग रूम के एक पर्दे के पीछे छुप गया। थोड़ी देर के बाद बरामदे में कदमों की आहट गूंजी। फिर कोई करख्त आवाज और अमेरिकन लबो लहजे में बोला, नॉर्मन कहाँ है? उसने मुझे इमरजेंसी में फोन करके बुलाया है। सैमी ने मुअद्दब लहजे में कहा, आप तशरीफ रखें सर, मैं देखती हूँ कि मिस्टर नॉर्मन इस वक्त कहाँ है।
मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें कुत्तों के शेड्स की तरफ जाते देखा था। बोलने वाले ने जारहाना अंदाज में कहा, उससे मिलने कुछ लोग आए थे, वो कहाँ हैं? सैमी बोली, कुछ लोग नहीं सर, सिर्फ एक साहब आए थे अपने सेक्रेटरी के साथ, मगर वो तो शायद रुखसत हो गए। आने वाला फिर करख्त लहजे में बोला, व्हाट डू यू मीन? सैमी के इस जवाब से वो शुबे में पड़ गया था। मुझे सैमी पर गुस्सा आया कि उसे इतना ज्यादा स्मार्ट बनने की क्या जरूरत थी। अगर आने वाला एंथनी या जेरल्ड में से कोई था तो वो सैमी जैसी लड़कियों को चुटकियों में उड़ा सकता था। अमेरिकन ने इश्तबा आमेज लहजे में पूछा, तुमने उन लोगों को खुद यहाँ से जाते हुए देखा था? वो बोली, मैंने उन तीनों को कुत्तों के शेड्स की तरफ जाते हुए देखा था। अमेरिकन जिराह करते हुए बोला, उनकी गाड़ी कहाँ है? सैमी ने कहा, उन लोगों ने गाड़ी बाहर ही छोड़ दी थी, ब्लैक टोयोटा क्राउन थी। अमेरिकन गुर्राया, मगर अब वहां कोई गाड़ी नहीं है, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। सैमी का लहजा भी तल्ख हो गया। बोली, मैं आपसे क्या छुपाऊंगी और क्यों छुपाऊंगी? अमेरिकन गरज कर बोला, झूठ बोल रही हो तुम। गेट के बाहर सिर्फ तुम्हारी और नॉर्मन की गाड़ियों के निशानात हैं। मैंने जमीन को अच्छी तरह चेक किया है। सैमी बिगड़कर बोली, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है सर, और मुझसे इस लहजे में बात मत करें, मैं आपकी मुलाजिमा नहीं हूँ। दूसरे ही लम्हे चटाख की आवाज आई जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। फौरन ही हल्की सी निस्वानी चीख सुनाई दी और कोई सोफे से उलझ कर गिरा। अमेरिकन गुर्रा कर बोला, कोई भी कुतिया जेरल्ड से इस लहजे में बात नहीं कर सकती, समझी तुम? अब मुझे नॉर्मन के पास ले चलो, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। मैं इस पोजीशन में खड़ा था कि पर्दा सरका कर उसे देख भी नहीं सकता था। उसे फौरन ही मेरी मौजूदगी का इल्म हो जाता, फिर मेरी जान तो खतरे में पड़ती ही सैमी बेमौत मारी जाती। अचानक अमेरिकन की आवाज गूंजी, ये लाइटर तो नॉर्मन का है, ये यहाँ फर्श पर कैसे पहुंच गया? नॉर्मन ऐसा बेपरवाह आदमी नहीं है कि अपनी चीजें यूं फेंकता फिरे। फिर शायद उसने रिवॉल्वर निकाल लिया और गुर्रा कर बोला, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना तुम्हारा ये हसीन मुखड़ा काबिल शनाख्त नहीं रहेगा। मेरे हाथों में इतना खौफनाक रिवॉल्वर है कि इसकी एक ही गोली से तुम्हारी खोपड़ी के साथ साथ तुम्हारा चेहरा भी उड़ जाएगा। सैमी की जल्दबाजी और तैमूर की बेपरवाही ने खेल बिगाड़ दिया था। अब जेरल्ड को मजीद मोहलत देने का वक्त नहीं था। मैं रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच पहले ही हटा चुका था। मैंने अचानक गरज कर कहा, बस जेरल्ड, अब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। ये कहते ही मैं फुर्ती से फर्श पर बैठ गया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक जेरल्ड ने घूमकर बिजली की सी तेजी से फायर किया। उसका रिवॉल्वर वाकई खौफनाक था। जोरदार धमाका हुआ और जहां चंद लम्हे पहले मेरा सर था, वहां का बहुत सा प्लास्टर उखड़ कर मुझ पर गिरा। जवाबी तौर पर मैं भी उस पर फायर कर सकता था, मगर मेरी चलाई हुई गोली सैमी को भी लग सकती थी। अचानक एक और फायर हुआ, मगर उसकी आवाज मुख्तलिफ थी। फिर मुझे जेरल्ड के कराहने की आवाज सुनाई दी। मैं पर्दा हटाकर एकदम सामने आ गया। मेरा ख्याल था कि तैमूर ने दूसरे कमरे से कार्रवाई की है, मगर वो फायर तैमूर ने नहीं बल्कि सैमी ने किया था। जेरल्ड अपनी कलाई दूसरे हाथ से दबाए किसी जख्मी दरिंदे की तरह गुर्रा रहा था। सैमी के हाथ में छोटा सा .22 बोर का चपटा सा पिस्टल था। उसकी नाल से उस वक्त भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। मैं जानता था कि जेरल्ड इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगा। हाथी मरने के बाद भी 1.25 लाख का होता है। मैंने आगे बढ़कर उसकी खोपड़ी पर जोरदार किक रसीद की। मेरी वो लात ऐसी थी कि किसी आम आदमी को पड़ जाती तो वो हमेशा के लिए खामोश हो जाता, मगर जेरल्ड सिर्फ लड़खड़ा गया। सैमी ने बढ़कर उसका रिवॉल्वर उठा लिया। मैंने घूमकर पैदर पैर राउंड किक्स जेरल्ड को मजीद रसीद कर दी। वो खासा कद्दावर आदमी था। लड़खड़ा कर फर्श पर गिरा तो अच्छा खासा धमाका हुआ। मैंने दीवार पर लटका हुआ वही पर्दा उखाड़ लिया जिसके पीछे छुपा हुआ था। फिर मैंने तेजी से कपड़े की पट्टियां फाड़ी और जेरल्ड के हाथ पुश्त की तरफ करके बांध दिए, साथ साथ उसके पांव भी बांध दिए। मैंने सैमी से कहा, अपनी गाड़ी की चाबियां मुझे दो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुमकिन है बंगले के बाहर इसका साथी या कई साथी मौजूद हो। सैमी ने बदले हुए लहजे में कहा, नहीं कामरान, ये हमारा मुजरिम है, इसे मैं ले जाऊंगी। मैंने कहा, तुम पागलपन की बातें मत करो, तुम इसे ले गई तो तुम्हारा महकमा चंद ही घंटों के बाद इसे छोड़ देगा। वो बोली, ये हुकूमत का मसला है, मेरा काम सिर्फ इसे गिरफ्तार करना है। मैंने कहा, नहीं मिस सैमी, या जो कोई भी तुम हो, ये मेरा मुजरिम है, इसे मैं ले जाऊंगा। सैमी ने अचानक जेरल्ड का रिवॉल्वर मुझ पर तान लिया। बोली, कानून को अपने हाथ में मत लो कामरान, इसे यहाँ छोड़कर निकल जाओ, मैं इससे खुद निमट लूंगी। इस दौरान में जेरल्ड भी होश में आ गया था। मुझे उसकी सख्त जानी पर बिल्कुल भी हैरत न हुई। वो अगर खास तौर पर मुझे कत्ल करने के मिशन पर भेजा गया था तो उसे इतना मजबूत और सख्त जान होना चाहिए था। जेरल्ड ने मुझे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, लड़की ठीक कह रही है मिस्टर कामरान, मगर तुम फिक्र मत करो, हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। मैंने उसके चेहरे पर फिर लात मारना चाही। मेरा इरादा भांप कर सैमी चीखी, नहीं मिस्टर, अब तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगे, मैं इसे जिंदा हालत में कानून के हवाले। उसका जुमला अधूरा रह गया
क्योंकि दूसरे कमरे से एक तकिया उड़ता हुआ उसके चेहरे पर लगा। मेरे लिए इतना ही मौका काफी था। मैंने झपट कर सैमी की दोनों कलाइयां थाम ली और उन्हें हल्का सा झटका दिया। अगर मैं ज्यादा कुव्वत सर्फ करता तो उसके दोनों शाने उखड़ जाते। उसके हाथ से दोनों रिवॉल्वर उड़ते हुए दूर जा गिरे। फौरन ही तैमूर दूसरे कमरे से निकल आया। उसने इत्मीनान से दोनों रिवॉल्वर उठा लिए। मैंने सैमी के दोनों हाथ छोड़ दिए और नर्म लहजे में कहा, अब अच्छे बच्चों की तरह अपनी गाड़ी की चाबियां मेरे हवाले कर दो और जेरल्ड को भूल जाओ। गाड़ी अलबत्ता तुम्हें कल किसी वक्त एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट पर मिल जाएगी। मगर वो शायद हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने उछलकर अचानक मेरे सीने पर फ्लाइंग किक मारी। मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, इसलिए मैं लड़खड़ा गया। उसने दोबारा मुझ पर हमला करना चाहा, मगर उसकी कलाई मेरी गिरफ्त में आ गई। मैंने आगे बढ़कर उसकी दोनों कनपटियां दबा दी। वो बेहोश होकर मेरे हाथों में झूल गई। मैंने तैमूर से कहा, तुम इसकी गाड़ी डायरेक्ट करो, मैं उस सूरमा जेरल्ड को लेकर आता। तैमूर ने टेबल पर रखा हुआ एक जनाना पर्स उठाते हुए कहा, गाड़ी का इग्निशन डायरेक्ट करने की जरूरत शायद ना पड़े। यह पर्स यकीनन सैमी का है, इसी में गाड़ी की चाबियां भी होंगी। उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। पर्स में वाकई गाड़ी की चाबियां मौजूद थीं। सैमी को वहां छोड़ना गोया दुश्मनों के रहमो करम पर छोड़ना था। मैंने फौरी तौर पर उसे भी साथ ले जाने का फैसला कर लिया। मैंने जेरल्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस हरामजादे को घसीट कर गाड़ी तक ले चलो। तैमूर ने पर्दे में से एक और टुकड़ा फाड़ा, फिर जेरल्ड के मुंह में ठूस दिया। वो चाहता तो उसे पैर खोलकर कदमों पर चलाकर भी गाड़ी तक ला सकता था, मगर उसने जेरल्ड के कोट का कॉलर पकड़ा और उसे मुर्दा कुत्ते की तरह घसीटता हुआ बरामदे में ले आया। मैंने तैमूर को वहीं रोक दिया। मुझे कुत्तों की तरफ से भी खतरा था। न जाने बंगले के किस कोने से कोई कुत्ता निकलकर मुझ पर हमलावर हो जाए। मगर शायद रखवाली का कोई कुत्ता उस वक्त खुला हुआ नहीं था, वरना हम वहां कैद होकर रह जाते। मैं गाड़ी स्टार्ट करके वहीं ले आया। जेरल्ड को बेदर्दी से अकबी नशिस्त के पायदान में ठूंसने के बाद तैमूर उसके जिस्म पर पैर रख कर खुद भी अकबी नशिस्त पर बैठ गया। गेट से बाहर निकलने के बाद मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है जेरल्ड का कोई आदमी बाहर निगरानी कर रहा हो, मगर मुझे वहां कोई आदमी या मशकूक गाड़ी दिखाई न दी। अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर मैंने तैमूर को उतार दिया। वो मेरा मकसद समझकर बगैर कुछ कहे गाड़ी की तरफ बढ़ गया। फिर हम लोग बहुत उजलत में वहां से रवाना हुए।